आज हम पढ़ेंगे बस बात नहीं। नेक्स्ट टॉपिक इज हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप 2, जिसको हम HSR2 भी कहते हैं। इससे पहले हमने हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 पढ़ी है, आज हम टाइप 2 पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप 1 के बारे में जो मेन पॉइंट थे वो ये थे कि ये एक्सपोजर ऑफ एलर्जिन की वजह से होता है। टाइप 1 उन लोगों में भी होता है जो जेनेटिकली एक्सपोज होते हैं, इसको हम एटोपिक पीपल कहते हैं। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में जो मेन मीडिएटर होता है वो हिस्टामिन है, और उसमें जो मेन एंटीबॉडी है वो IgE है। ये एग्जाम में बार बार रिपीटेबल क्वेश्चन है, विच एंटीबॉडी लेवल इज रेयर इन टाइप 1, आंसर इज IgE। फिर हिस्टामिन H1 पे भी काम करते हैं और H2 पे भी। अगर हिस्टामिन H1 पे वेसल में काम करे तो वेसोडाइलेशन कराता है, और अगर ये ब्रोंकस में काम करे तो ब्रोंको कंस्ट्रक्शन कराता है। अगर टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन सीवियर हो जाए तो उसको एनाफाइलेक्सिस कहते हैं, और उसकी वजह से एनाफाइलेक्टिक शॉक भी हो सकती है। और आखिर में जो एमसीक्यूज है कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनाफाइलेक्टिक शॉक वो एड्रेनलिन है। क्या है? एड्रेनलिन, जिसको हम एपेनेफ्रिन भी कहते हैं। एड्रेनलिन इसलिए है कि वो अल्फा 1 पे काम करके वेसो कंस्ट्रिक्शन कराता है, बीटा 2 पे काम करके ब्रोंको डायलेशन कराता है। बस ये मेन पॉइंट है। आज हम पढ़ेंगे HSR2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप 2। इसमें लिखे इट इज आल्सो नोन एज साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी। इट इज आल्सो नोन एज साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। इसको ये नाम इसलिए दिया है बिकॉज इन दिस कंडीशन देयर इज there is antibody mediated damage to specific or limited cell or organ, इसलिए इसका नाम साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। साइटो का मतलब सेल है, टॉक्सिक मीन प्रॉब्लम, डेंजरस। मतलब इस हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के अंदर जो एबनॉर्मल एंटीबॉडीज बनते हैं वो जाकर स्पेसिफिकली किसको डैमेज करते हैं? सेल को। इस वजह से इस हाइपर सेंसिटिविटी को साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। क्लियर है? अब इसमें ले गए मैकेनिज्म के बारे में कि मैकेनिज्म क्या है इस हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की। इसमें लेके कि एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस अगेंस्ट एंटीजन। ठीक है, एक्चुअली बाहर से एंटीजन आएगी, एंटीजन शुड बी पैथोजन, मतलब एनीथिंग व्हिच कम फ्रॉम आउटसाइड एंड ट्राई टू डैमेज द टिश्यू, दे आर कॉल्ड ऑफ एंटीजन। अब वो एंटीजन जब बाहर से आएगी तो उसके खिलाफ क्या प्रोड्यूस होगी? हाँ जी, एंटीबॉडी। तो यहाँ पहले के एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस अगेंस्ट ऑफ एंटीजन। अब क्या होगा? तो इन दिस केस बात है नहीं, हाँ, एंटीबॉडी विल एक्टिवेट abnormally complement system which release complement system and also damage the cell। अब देखिए इसमें मैकेनिज्म ये है कि अगर एंटीजन बाहर से आए उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनेगी। अब एंटीबॉडी का काम एंटीजन को खत्म करना है और साथ में कंप्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करना है ताकि एंटीजन को बॉडी से रिमूव करे। ये नॉर्मल है। लेकिन इन लोगों में क्या होता है कि एंटीबॉडी एंटीजन के खिलाफ तो बन जाती है, वो कंप्लीमेंट सिस्टम को भी एक्टिवेट करती है, लेकिन वही एंटीबॉडी जाकर एबनॉर्मली नॉर्मल सेल को भी क्या करती है? डैमेज करती है। क्योंकि these people are very sensitive for that antibody which is produced against the antigen। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है कि इस कंडीशन में जो एंटीबॉडी है वो कौन सी बनेगी। अब याद रखना है ये जो सेल डैमेज है ये IgM भी करा सकती है और IgG भी करा सकती है। अब टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में क्या दी? IgE। वो क्या दी? IgE।
लेकिन टाइप 2 के अंदर जो सेल डैमेज है दैट इज डन बाय IgMR ऑफ IgG। क्लियर? अब देखें मेन पॉइंट ये है कि इनिशियली एंटीजन विल कम फ्रॉम आउटसाइड और हमारी जो इम्यून सिस्टम है बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम वो इस एंटीजन के खिलाफ क्या बनाएगी, दैट इज एंटीबॉडीज। वेरी गुड। अब हमारे बॉडी में पहले से कंप्लीमेंट प्रोटीन्स होते हैं। कंप्लीमेंट प्रोटीन आर मेनली मेड अप ऑफ लीवर। ये कहाँ पे बनते हैं, लीवर में, बट दीज आर इनएक्टिव। ये एक्टिवेट हो जाती है जब इन्फेक्शन होता है और कंप्लीमेंट प्रोटीन का काम भी इसके खिलाफ काम करना है। अब एंटीबॉडी एंटीजन के खिलाफ भी बन गई और इस एंटीबॉडीज ने साथ में किसको एक्टिवेट किया, कंप्लीमेंट प्रोटीन एक्टिवेशन की है। गुड और बैड, इट इज गुड। और ये कंप्लीमेंट प्रोटीन भी जाकर किसके खिलाफ काम करेगी, एंटीजन, दैट इज गुड फॉर द बॉडी। लेकिन अब मसला क्या है कि इन लोगों में एंटीबॉडी का ये बैड काम है, दैट इज बैड थिंग। ये नॉर्मल सेल के खिलाफ भी रिएक्ट करना शुरू करती है, तो नॉर्मल सेलुलर डैमेज भी करती है। क्या करती है, नॉर्मल सेलुलर डैमेज। So this type of hypersensitivity reaction that is known as a type 2 hypersensitivity। ये एंटीबॉडी IgM भी हो सकती है और IgG भी हो सकती है। क्लियर है? अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम कराई है वो एंटीजन ने कराई है, एंटीबॉडी ने कराई है। अब यहाँ पे मेन पॉइंट ये है इसके एग्जांपल्स क्या है। एग्जांपल्स ऑफ टाइप 2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि एग्जांपल से एक एक क्वेश्चन आप लोगों को आना चाहिए। नंबर 1, अगर एग्जामिनर ये पूछे गुड पास्चर सिंड्रोम, विच वन, गुड पास्चर सिंड्रोम, ये हम रीनल सिस्टम में पढ़ेंगे, लेकिन मैं सिर्फ एक पॉइंट बताता चलूँ, ये ऑटो इम्यून डिजीज है। क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज, जिसमें हमारी इम्यून सिस्टम एबनॉर्मल एंटीबॉडीज बनाती है बेसमेंट मेम्ब्रेन के खिलाफ। उसमें दो जगह डैमेज होती है, किडनी एंड लंग्स। किडनी डैमेज होकर फिर ब्लड जो है वो यूरिन में जाएगी, विच इज हेमोचूरिया। ब्लड इन द यूरिन इज कॉल्ड हेमोचूरिया। और लंग्स को डैमेज करती है, जिस वजह से फिर ब्लड कफ में आएगी, जिसको हीमोटाइसिस कहते हैं। तो ऐसा ऑटो इम्यून डिजीज जिसमें ब्लड इन द यूरिन आ जाए और ब्लड इन द कफ आ जाए, कंडीशन इज कॉल्ड गुड पास्चर सिंड्रोम। इसको आप लोग अब भूल जाए, बस याद ये रखना है गुड पास्चर सिंड्रोम जिन लोगों में होता है उसमें हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 2 होता है। क्लियर है? एक पॉइंट। नंबर 2, मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सकती है कि नहीं, मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जब हम एक बंदे से ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं दूसरे में, तो हमें क्या करना होगा, ब्लड ग्रुपिंग करनी होती है कि हम ब्लड ग्रुप ए सिर्फ ब्लड ग्रुप ए को दे दे या बी को दे दे। हम ए को बी से रिप्लेस नहीं कर सकते। वजह क्या है कि अगर हम मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूज करें तो एबनॉर्मल रिएक्शन हो सकते हैं कि नहीं। अगर हम एबनॉर्मली या मिसप्लेस ब्लड ट्रांसफ्यूज करें या ग्रुपिंग ना कराए और ब्लड ए भी दे दे और उसके बाद रिएक्शन हो जाए, तो जो मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद रिएक्शन है वो किसके तहत होती है, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। क्लियर है? अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, RH इनकम्पैटिबिलिटी का नाम सुना है कि नहीं। RH इनकम्पैटिबिलिटी ये एक कंडीशन है हेमाटोलॉजिकल जो प्रेगनेंसी में होता है और इसमें फीटस के खिलाफ मदर एबनॉर्मल क्या बनाती है, एंटीबॉडी। ऐसा कंडीशन जिसमें RH एंटीजन, इस RH एंटीजन की बेस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। RH इनकम्पैटिबल मीन कि मदर इज RH पॉजिटिव, फीटस इज RH नेगेटिव, सॉरी फीटस इज RH पॉजिटिव, मदर इज RH नेगेटिव। इसका मतलब कि जो RH मदर और फीटस का है वो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं है, इनकम्पैटिबल है, जिसकी वजह से मदर उसके खिलाफ क्या बनाएगी, एंटीबॉडीज, और वो बच्चे में जाकर उसकी रेड ब्लड सेल को क्या करेगी, डैमेज, विच इज कॉल्ड एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटाइलस। ये नाम सुना है कि नहीं। एरिथ्रो का मतलब क्या है, रेड ब्लड सेल, ब्लास्ट मीन इमेच्योर, फेटाइलस मीन फीटस के अंदर। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटाइलस के अंदर फीटस की डेथ होने के चांसेस ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ इट कंडीशन RH incompatibility with hypersensitivity type 2. Another very important, which is very very important and for me which is the most important out of all these, that is myasthenia gravis। वो क्या है, myasthenia gravis। I think इसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत बताया भी था। myasthenia gravis is a neuromuscular junction disease, याद है क्या नहीं, जिसमें एसिटाइल कोलिन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनती है, जिसमें मस्कुरेनिक रिसेप्टर के ऊपर एसिटाइल कोलिन काम नहीं करता, तो उसमें मसल वीकनेस होती है कि नहीं।
वो कौन सा कैंसर है जो माइस्थीनिया ग्रेविस के साथ एसोसिएट होता है? थाइमोमा, याद है कि नहीं? तो माइस्थीनिया ग्रेविस आम लोगों में नहीं होती अनटिल अनलेस उन लोगों में कौन सी एलर्जी नहीं होती? टाइप 2। तो अगर एग्जाम में आ जाए माइस्थीनिया ग्रेविस द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ विच हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन? टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज कॉल्ड ग्रेव्स डिजीज। कौन सी? ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज एक ऐसा ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें स्टिमुलेटरी एंटीबॉडीज बनती है टीएसएच रिसेप्टर के खिलाफ, जिसकी वजह से T3 T4 की लेवल क्या हो जाती है? ज्यादा। तो हम मैं एक पॉइंट बताता हूँ, ग्रेव्स डिजीज कैन कॉज हाइपरथायराइडिज्म। ये क्या कराती है? हाइपरथायराइडिज्म, जिसमें T3 T4 का लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और ग्रेव्स डिजीज भी कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी है? टाइप 2। आखिर में लेके रूमेटॉइड आर्थराइटिस। क्या? रूमेटॉइड आर्थराइटिस नाम सुना है कि नहीं? रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज an autoimmune disease which characterized by inflammation of joints especially in the hand। ये हैंड के अंदर जो फिंगर ज्वाइंट है उसको अफेक्ट करके स्टिफनिंग कराती है। क्या कराती है? स्टिफनिंग। तो एग्जाम में ये पॉइंट याद रखें कि ऐसे लोग जो सुबह सवेरे उठते हैं और वो कहते हैं कि हमारी हाथों में सख्तपन है, स्टिफनेस है, और वो बहुत ज्यादा दर्द करता है, और दैट स्टिफनेस अर्ली इन द मॉर्निंग लास्ट फॉर मोर देन 1 आवर, 1 घंटे से ज्यादा। लेकिन ये लोग जब फिर अपना काम काज शुरू करते हैं दिन के वक्त, उसकी जो स्टिफनेस है वो डे वर्क के साथ साथ क्या हो जाए? कम हो जाए। इट्स अ बिग क्लू फॉर द डायग्नोसिस ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। आर्थराइटिस मीन इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट स्पेशली हैंड के अंदर, और ये भी किस हाइपर सेंसिटिविटी का एग्जांपल है? टाइप 2 का है। देखिए यहाँ से आते हैं कि देखिए एम फॉर मिसमैच, बी फॉर ब्लड। तो मिसमैच ब्लड की वजह से कौन सा है? टाइप 2। देखिए गुड पास्चर और एस मीन सिंड्रोम। यहाँ पे आर स्टैंड फॉर RH, आई फॉर इनकम्पेटिबिलिटी, MG मीन माइस्थीनिया ग्रेविस, ग्रेव्स GD ग्रेव्स डिजीज, RA रूमेटॉइड। अब असल में इनके ज्यादातर एग्जांपल के अंदर कितने कितने वर्ड्स हैं? 2। ये टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी में आते हैं। क्लियर है? लेकिन आज तक जो एग्जाम में आए हैं और हमने देखा है वो ये है कि माइस्थीनिया ग्रेविस नंबर 1 ठीक है, माइस्थीनिया ग्रेविस आता है इवन FCPS पार्ट 1 में भी। ठीक है। नंबर 2 मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन। यार बहुत सारे क्लिनिकल ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड ट्रांसफ्यूज करना हमें चाहिए। बहुत सारी कंडीशन है। थैलेसीमिया के अंदर रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। अगर कोई बंदा RTA में लग जाए और उससे बहुत ज्यादा खून का ज़िया हो जाए तो उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हॉस्पिटल्स के अंदर डेली बेस पे होता है कि नहीं? उसके लिए हमें मैचिंग ऑफ द ब्लड जरूर करना है, वरना कौन सा रिएक्शन होगा? टाइप 2। फिर आखिर में लेके दिस रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये 3 बस याद रखे, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, RH इनकम्पेटिबिलिटी एंड मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये सारे के सारे हमारे पास क्या है? टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। और एक अगर ऐड करना चाहे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइपर एक्यूट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। ये भी ऐड करे। अनदर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आखिर में, 7th नंबर। अब ये हम पढ़ेंगे आगे, हाइपर एक्यूट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। हाइपर एक्यूट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन क्या है वो आगे मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, लेकिन वर्ड से इतना पता चलता है कि एक बंदे से किडनी लेकर दूसरों को ट्रांसप्लांट करने के बाद वो किडनी का रिजेक्ट हो जाना बहुत कम टाइम में, उसका नाम क्या है? हाइपर एक्यूट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। इसके बाद लेके HSR3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप 3। ये तो 2 था ना, इसके बाद क्या है? 3। तो हेडिंग दे दें व्हाट इज HSR टाइप 3। इसमें लेके इट इज आल्सो नोन एज इम्यून मीडिएटेड डैमेज या इम्यून मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। इसका तो पहले लेके कि इट इज आल्सो known as immune mediated एलर्जी। हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब क्या है? एलर्जी। ये इम्यून मीडिएटेड एलर्जी कहलाती है। क्यों? वो भी डिस्कस करते हैं। इसमें लेके इन दिस कंडीशन एंटीबॉडीज, अब यहाँ पे ब्रैकेट में लेके ये एंटीबॉडीज दी या तो IgM होती है या IgG। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आ रही है, यार टाइप 2 में भी ये दोनों थी और टाइप 3 में भी है। अब डिफरेंशिएट कैसे करेंगे आगे डिस्कस होगा। ठीक है। एंटीबॉडीज IgM और IgG प्रोड्यूस अगेंस्ट
एंटीजन and both these combined with complement protein किसके साथ मिल जाती है, complement protein and form immune complex, क्या बनाते हैं, form immune complex which deposits in the multiple tissue and affect system, इसमें मल्टीपल सिस्टम इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप 3। देखिए बुक में बहुत कंफ्यूजिंग लिखा है, लेकिन इसकी मेन पॉइंट ये है, इसमें फिर अकॉर्डिंग टू द बुक के आरसीएस रिएक्शन होता है, ठीक है, इस तरह कुछ और रिएक्शन होते हैं, लेकिन जो पॉइंट मैंने लिखे हैं दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। आरसीएस रिएक्शन वगैरह आप लोगों को या सीरम थिकनेस वगैरह ये चीजें नहीं देखनी, बस ये मेन पॉइंट है। कैसे होता है, देखें बॉडी को बाहर से क्या चीज आ जाएगी, एंटीजन, और इसके खिलाफ क्या बनेगी, एंटीबॉडीज, एंड दैट इज नॉर्मल थिंग, इट शुड बी आईजीएम और आईजीजी, ये तो सब मानते हैं ना। अब यहाँ पे बॉडी के अंदर इनएक्टिव क्या पड़ी होती है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, जो कहाँ से बनते हैं, वेरी गुड, लीवर से बनते हैं, और जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है C1 से लेके C20 तक होती है, ये 20 प्रोटीन का एक सेट होता है, जिसमें 11 आर वर्किंग, 11 जो है ना ये एक्टिव होते हैं। अब इधर देखें, ये एंटीबॉडी किसके खिलाफ जाती है, हाँ जी एंटीजन, तो इस तरह ये कम्प्लेक्स बन जाता है। देखिए AG स्टैंड फॉर एंटीजन, AG इज अ साइन ऑफ एंटीजन, और IG स्टैंड फॉर इम्यूनोग्लोबुलिन, ये एंटीबॉडी है। जब एंटीबॉडी एंटीजन के साथ मिले तो उससे एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बनेगी, और यही कम्प्लेक्स फिर जाकर किसके साथ मिलेगी, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, जिस CP स्टैंड फॉर, अब इसको एक्टिवेट नहीं करता, ये दोनों जाकर इसको गले मिलाते हैं, मतलब आपस में मिल जाते हैं, तो इसका तीनों का एक सेट बन गया कि नहीं, दिस सेट इज कॉल्ड इम्यून कॉम्प्लेक्स, इसको क्या कहते हैं, इम्यून कॉम्प्लेक्स। अब ये जो सेट बन गया है, इसमें एक चीज है कि तीन और तीन चीजों की सेट भारी होता है, तो ये ब्लड में ज्यादातर फ्लो नहीं करेंगे, तो ये कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं पे जाकर बैठ जाए, तो मल्टीपल टिश्यू पे बैठेंगे और उस टिश्यू को काम करने से रोकेंगे, और उस टिश्यू और उस सिस्टम को डैमेज करने की कोशिश करेंगे। तो टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी में जो टिश्यू की डैमेज या सिस्टम की डैमेज है वो इस कॉम्प्लेक्स से होती है, इसलिए इसका दूसरा नाम इम्यून मीडिएटेड एलर्जी भी है, क्योंकि इन तीनों की सेट को हम क्या कहते हैं, इम्यून कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब देखिए टाइप 2 और इसमें क्या फर्क है, टाइप 2 में एंटीजन के खिलाफ क्या बनती है, एंटीबॉडी, और वो कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करके और वही एंटीबॉडी जाकर सेल को डैमेज कर देती है, लेकिन इसमें एंटीबॉडी, एंटीजन और कॉम्प्लीमेंट तीनों मिलकर टिश्यू को क्या करती है, डैमेज करती है। बात समझ गए क्या नहीं। अब यहाँ पे दो चीजें याद रखें, इसमें हाउ मेनी थिंग्स आर रिस्पॉन्सिबल टू डैमेज द टिश्यू, 3, इसलिए ये टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी है। क्लियर है कि नहीं, इसमें 3 चीजें आती है, और इन 3 चीजों की कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, इम्यून कॉम्प्लेक्स कहते हैं, दैट इज कॉल्ड इम्यून कॉम्प्लेक्स। ये डिफरेंट टिश्यू पे जाकर डिपोजिट करेगी एंड कैन कॉज मल्टीपल प्रॉब्लम। अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन इफ आस्क्ड बाय द एग्जामिनर, और आप लोग कहे कि यार एक आंसर देकर मुझे 10/10 नंबर मिले, वो ये है, हाँ जी नहीं, टाइप 1 डायबिटीज के अंदर जो जो इम्यून मीडिएटेड डैमेज होता है बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियास, वो T सेल मीडिएटेड होता है। क्या होता है, T सेल, उसमें एंटीबॉडी का रोल नहीं होता, तो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी है। वो क्या है, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी, उसके बाद हम पढ़ेंगे। बात समझ गए क्या नहीं। दो बातें प्लीज याद रखें, अगर कोई ये कहे कि सर ऐसा पॉइंट बताए जो कहीं पे रिटर्न में भी नहीं है और एग्जामिनर उससे बहुत खुश होता है एग्जाम्स के अंदर, वो ये है कि टाइप 2 और टाइप 3, इसमें मेन फर्क ये है कि टाइप 2 में भी एंटीबॉडी का रोल होता है, टाइप 3 में भी एंटीबॉडी, वो भी IgG IgM और ये भी IgG। अब मैकेनिज्म ऑफ डैमेज दोनों का डिफरेंट है। एग्जाम में आता है कि ऐसा एंटीबॉडी मीडिएटेड डैमेज, सुन ले, ऐसा एंटीबॉडी मीडिएटेड डैमेज कि वो लोकल हो, लोकल मीन एक सेल तक लिमिटेड हो या एक आर्गन तक लिमिटेड हो, वो क्या है,
टाइप 2। आप लोग टाइप 2 के नीचे लिखे मैंने क्या लिखा है कि ये पॉइंट हाईलाइट करें अपने साथ। मैंने क्या लिखा है कि द एंटीबॉडी विल डैमेज स्पेसिफिक आर लिमिटेड सेल आर ऑर्गन। ये लिखा है कि नहीं? इस लिमिटेड को अंडरलाइन करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सेल या एक ग्रुप ऑफ सेल या एक मैक्सिमम ऑर्गन तक डैमेज होगी। लेकिन टाइप 3 में आ जाए, टाइप 3 के आखिर में लिखा है कि इम्यून कॉम्प्लेक्स विल डिपोजिट इन द मल्टीपल टिश्यू एंड अफेक्ट ऑफ सिस्टम। इसमें सिस्टम इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसका मतलब वो अगर एक किडनी तक लिमिटेड है तो किडनी के साथ ब्रेन, हार्ट और ऑर्गन, अदर ऑर्गन को भी डैमेज। तो विच हाइपर सेंसिटिविटी इज एक्सटेंसिव वन? टाइप 3। टाइप 2 is limited up to some cell or organ, but it is unlimited involve multiple system। क्लियर है? ये दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट। अब इसके एग्जांपल देखें। एग्जांपल्स में the first very important one is systemic। वर्ड क्या है? सिस्टेमिक है। लूपस एरिथेमेटोसिस, नाम सुना है कि नहीं? सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस इज कॉल्ड SLE। SLE इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज। इसके अंदर बटरफ्लाई रेट बनते हैं कि नहीं? किसी ने वो ग्रुप में शेयर किया था बटरफ्लाई रेट। तो SLE ये एक ऐसा ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें एक ऑर्गन अफेक्ट होते हैं कि मल्टीपल सिस्टम। दैट इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी। नेक्स्ट देखें। हाँ जी, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस, इसका नाम है PSGN। ये कौन एक्सप्लेन कर सकता है? वर्ड से क्या पता चलता है कि व्हाट इज PSGN? मतलब क्या है? शाबाश, एनीवन कैन एक्सप्लेन मी? PSGN का मतलब क्या है? पोस्ट मीन आफ्टर, स्ट्रेप्टोकोकल मीन बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मीन इन्फ्लेमेशन ऑफ नेफ्रॉन। कभी कभार क्या होता है, इन्फेक्शन होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, उसकी वजह से बंदे को कफ होता है, स्नीजिंग होता है। द मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन। ये जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है ये या तो नोज इन्फेक्शन या थ्रोट इन्फेक्शन कराती है और उसके खिलाफ क्या बनती है? एंटीबॉडी। अब 97% लोगों में एंटीबॉडीज बनकर उस एंटीजन को क्या करती है? खत्म, और हम आम कफ से या थ्रोट इन्फेक्शन से ठीक हो जाते हैं। 2 से 3% लोगों में क्या होता है, इस स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन के खिलाफ क्या दिस स्ट्रेप्टोकोकस एंटीजन, ये क्या है? एंटीजन। इसके खिलाफ क्या बनती है? लेकिन वो एंटीबॉडीज इसको खत्म करने की बजाय इसके साथ मिल जाता है और इम्यून सिस्टम या कम्प्लीमेंट प्रोटीन को मिलाते हैं और क्या बन जाता है? इम्यून कॉम्प्लेक्स। फिर वो इम्यून कॉम्प्लेक्स थ्रोट से आहिस्ता आहिस्ता ब्लड के जरिए आकर किस पे अटैक कर देती है? किडनी पे डैमेज। इसके अंदर याद रखे, मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ कि PSGN जो है इसमें जब भी पेशेंट आते हैं वो जब कंप्लेंट करते हैं तो कोला कलर्ड यूरिन के साथ आते हैं। इसका मतलब ये है, कोला कलर्ड यूरिन का मतलब ये है ब्लैक यूरिन। इसका मतलब क्या है? ब्लैक यूरिन है। जिस तरह कोक होता है, कोक वेरी वेरी ब्लैक। तो एक क्वेश्चन में ये आता है कि ऐसे लोग जिसको थ्रोट इन्फेक्शन हो, अब थ्रोट इन्फेक्शन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाना, फिर कम्प्लीमेंट प्रोटीन में लाना और क्या बन जाना? इम्यून कॉम्प्लेक्स का बनकर किडनी पे अटैक करना। इसमें टाइम लगेगा कि नहीं? अगर किसी को थ्रोट इन्फेक्शन 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले का हुआ हो और उसके बाद सडनली उसका यूरिन कलर ब्लैक हो जाए तो इसका मतलब यह है कि उसको PSGN हुआ है। क्या हुआ है? PSGN। ये बात समझ गए कि नहीं? पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, एनी इन्फेक्शन इन द किडनी which is characterized by cola colored urine, especially after episode of sore throat 2 to 3 weeks later। think about PSGN। हर एक बंदे में होगा कि सेंसिटिव लोगों में। तो विच हाइपर सेंसिटिव पीपल? टाइप 3। ये टाइप 3 में होता है, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉलीआर्टेराइटिस नोडोसा। ये किसके अंदर होता है? पॉलीआर्टेराइटिस नोडोसा। पॉलीआर्टेराइटिस नोडोसा इट इज अ टाइप ऑफ वस्कुलाइटिस। ये क्या है? वस्कुलाइटिस है जिसमें पोली का मतलब मल्टीपल, आर्टेराइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ आर्टरी ये होती है। ऐसा इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्लड वेसल जिसमें मल्टीपल आर्टरीज इन्वॉल्व हो जाए, दैट इज कॉल्ड पॉलीआर्टेराइटिस नोडोसा। इसमें मीडियम साइज वेसल इन्वॉल्व हो जाती है और इसका क्लासिकल एग्जांपल MCQ है कि जिसको पेन हो, स्टैंड फॉर पॉलीआर्टेराइटिस नोडोसा। उन लोगों में अगर कोई लीवर डिजीज हो सकती है, हेपेटाइटिस बी। क्या हो सकती है? हेपेटाइटिस बी। तो ये इसके साथ नीचे लिखे
30% in cases polyarteritis nodosa is highly associated with what? Hepatitis B virus infection. ये बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं. प्लीज रिमेंबर इस तरह आता है कि a patient having हाँ जी पेन स्टैंड फॉर polyarteritis nodosa develop nausea, vomiting, जॉइंटिस होगा कि नहीं, जॉइंटिस एटसेट्रा, बस वो आगे और भी चीजें बताएगा. विच इज द बेस्ट नेक्स्ट स्टेप, विच इज द बेस्ट नेक्स्ट स्टेप. आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? एज अ डॉक्टर वी शुड रूल आउट विच प्रॉब्लम, हेपेटाइटिस बी वायरस. उसके लिए जो स्टेप हमने करना है इसको कहते हैं HBsAg. ये एग्जाम में आता है, ठीक है. HBsAg टेस्ट करते हैं विच इज हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन. इसका मतलब क्या है? हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन. अगर HBsAg कोई बंदा पॉजिटिव आ जाए, इट मीन सरफेस एंटीजन फॉर हेपेटाइटिस बी इज देयर. द पेशेंट इज रिसेंटली इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस बी वायरस. तो हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए हम LFT वगैरह करते तो है, लेकिन LFT इसका डेफिनेटिव टेस्ट तो नहीं है. डेफिनेटिव टेस्ट इनिशियल जो हेपेटाइटिस बी के लिए किया जाता है वो क्या है? HBsAg है. अगर एग्जाम में इस तरह आ जाए कि एंटी HBIgM पॉजिटिव, HBIgM पॉजिटिव या एंटी HBIgG पॉजिटिव, इधर देखें IgG पॉजिटिव, इसका मतलब ये है कि अगर एंटी HBIgM पॉजिटिव आ जाए, एंटी हेपेटाइटिस बी IgM, इट मीन हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन इज अकरिंग रिसेंटली. इसका मतलब क्या है? रिसेंट. IgM प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स है कि सेकेंडरी? प्राइमरी. ये रिसेंट इन्फेक्शन है. अगर IgG है तो ये फिर क्रोनिक इन्फेक्शन है, ठीक है. इस तरह याद रखना है. लेकिन डायग्नोसिस इज बेस्ड ऑन व्हाट? HBsAg. क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट है. इसमें जो इंपॉर्टेंट है, SLE को आप लोग टारगेट करें. SLE और PSGN ये दोनों एग्जाम में आता है कि एक कौन सा एग्जांपल है, दैट इज टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. लास्ट की तरफ जाएंगे, दैट इज व्हाट? टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. तो हेडिंग दे दे कि व्हाट इज HSR4, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. टाइप 4 पे अगर हम बात करें तो प्लीज रिमेंबर इट इज आल्सो नोन एज डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. इसका दूसरा नाम है, इट इज आल्सो known as what? Answer is delayed hypersensitivity reaction या delayed allergy. कहने का मतलब ये है कि अगर जिसमें टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी हो तो उस एंटीजन के बाद the reaction will not occur within minutes but it will take time. उसमें दिन भी लग सकते हैं, उसमें घंटे भी लग सकते हैं, लेकिन ये मिनट्स के अंदर नहीं हो सकती. क्लियर है? इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. एक बात अगर आप लोग याद रखें, इट इज डन. वो क्या है कि टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन उन लोगों के अंदर ज्यादा होते हैं जिनमें एब्नॉर्मल एक्टिवेशन ऑफ टी सेल होता है. क्या होता है? टी सेल. यहाँ पे लेके इन दिस कंडीशन देयर इज abnormal activation of its cell, T cell. So please remember this is important one कि इसमें T cell की एक्टिवेशन होती है. अब आप लोग कहोगे कि कौन से T cell की? साइटोटॉक्सिक T cell की या हेल्पर T cell की? दोनों की हो सकती है. क्या? दोनों की. अब इधर देखें, अब पॉइंट ये है, पॉइंट नंबर 1, एक्टिवेशन ऑफ साइटोटॉक्सिक T cell. अब देखिए नाम से पता चलता है कि दिस इज अ टी सेल व्हिच इज रियली टॉक्सिक फॉर द सेल. ये सेल को डैमेज कर सकते हैं कि नहीं, इसलिए साइटोटॉक्सिक टी सेल है. और इसका दूसरा नाम है CD8 पॉजिटिव सेल. इसका दूसरा नाम क्या है? CD8. इसका मतलब ये है इट कैन डैमेज द टिश्यू एंड सेल. ये सेल को खुद डैमेज करेगा. फिर अगर इसके साथ साथ एक्टिवेशन हो जाए कौन से सेल की? हेल्पर टी सेल. Which one? हेल्पर टी सेल. इसका दूसरा नाम है CD4 पॉजिटिव सेल. वेरी गुड. CD4 पॉजिटिव सेल. अब ये खुद डायरेक्ट जाकर सेल को डैमेज नहीं कर सकती. ये फर्क है. साइटोटॉक्सिक टी सेल कैन डैमेज द सेल बाय इटसेल्फ. अगर साइटोटॉक्सिक टी सेल को हम एक्टिवेट करें
वो खुद जाकर सेल को डैमेज कर सकता है, लेकिन हेल्पर टी सेल खुद सेल को डैमेज हो तो ये कैसे करेगा? दिस हेल्पर टी सेल विल रिलीज साइटोकाइन। ये क्या रिलीज करेगी? साइटोकाइन। इट रिलीज साइटोकाइन। साइटोकाइन के अंदर द मोस्ट इंपोर्टेंट आर IL, इंटरल्यूकिन। ये नाम सुना है कि नहीं? इंटरल्यूकिन इज अ टाइप ऑफ साइटोकाइन which will damage the cell। ये सेल को क्या करेगी? which will damage the cell। और नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, इसमें NK सेल भी इन्वॉल्व हो सकती है which is natural killer cell, is a type of T cell। तो वो भी जनाब जाकर डैमेज करा सकती है। डन। तो एक्चुअली यहाँ पे दो चीजें याद रखें। हाँ, इसके साथ अगर गुड स्टूडेंट ऐड करना चाहे कि हेल्पर टी सेल की जो डैमेज है मैकेनिज्म, इट विल रिलीज साइटोकाइन एंड एक्टिवेटिंग मैक्रोफेजेस। ये साइटोकाइन रिलीज करके साइड बाय साइड किसको एक्टिवेट करती है? मैक्रोफेजेस। और वो जाकर सेल को क्या कर देती है? डैमेज कर देती है। अब इसकी मैकेनिज्म में अगर आप लोग देखें, चाहे हम मैकेनिज्म 1 की बात करें या 2 की बात करें, दोनों में जो सेल डैमेज है वो टी सेल मीडिएटेड है कि नहीं? इसमें टी सेल मीडिएटेड क्या है? डैमेज है। इसके एग्जांपल लिखें। तो व्हाट इज दी एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। इसमें क्या है? कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। ये डर्मेटोलॉजी के अंदर क्लिनिकल में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस? लेकिन इस तरह याद रखें, इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन लेयर ड्यू टू कॉन्टैक्ट विद स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। बहुत सारे लोग होते हैं जब वो घड़ी पहनते हैं तो घड़ी वाली जगह पे उसको रेश हो जाती है कि नहीं? वो कहते हैं यार मैं घड़ी नहीं पहन सकता, मुझे रेशेस हो जाती है। कुछ फीमेल्स होती है कि वो गारमेंट्स वगैरह पहनती है तो उसको एलर्जी हो जाती है कि नहीं? या कभी कभार फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसी चीज जो बॉडी के साथ कॉन्टैक्ट में आ जाए, आप घड़ी को उतारे तो जो रेशेस है वो भी ऑक्यूपाई करती है द शेप ऑफ दैट वॉच। तो ऐसी इंफ्लेमेशन ऑफ द स्किन जो किसी ऑब्जेक्ट के साथ कॉन्टैक्ट करने के बाद आ जाए उसको क्या कहते हैं? कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। और कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी। Why this is a very important MCQ क्वेश्चन। एक होता है एटोपिक डर्मेटाइटिस, याद है कि नहीं? अगर किसी को किसी चीज के एक्सपोजर से स्किन रेशेस पड़ जाए तो क्या है? एटोपिक। वो टाइप 1 हाइपर है, लेकिन कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी, वेरी इंपॉर्टेंट वन। और जिस तरह फॉर एग्जांपल अ स्टूडेंट आस्क टाइप 1 डायबिटीज mellitus type 1 T cell mediated damage to the beta cells of pancreas which do not release insulin. Again, it is a classical example of type 4 hypersensitivity. Next देखें, another very important, that is called Montos test। कौन सा? Montos test। बता सकता है कोई बंदा? What is Montos test? It is a sensitive का मतलब यह है कि specific हो नहीं है। It is not specific but rather than it is a sensitive test done for tuberculosis। ये किसके लिए किया जाता है? ट्यूबरकुलोसिस। इसका दूसरा नाम ट्यूबरकुलिन स्कैन टेस्ट भी है। इसका दूसरा नाम क्या है? ट्यूबरकुलिन स्कैन टेस्ट। या अगर किसी ने तीसरा नाम याद रखना है, प्रोटीन प्यूरिफाइड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है, PPD। तो PPD ट्यूबरकुलिन स्कैन टेस्ट या मोंटोस टेस्ट, ये किया जाता है पेशेंट में फॉर द सेंसिटिविटी ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। अब देखें, सिरिंज में हम 0.5 ml के बराबर ट्यूबरकुलिन लेते हैं। ये एक इंजेक्शन है, ट्यूबरकुलिन फ्लूइड है। हम ट्यूबरकुलिन 0.5 ml लेते हैं, इधर देखें, और स्किन में सबक्यूटेनियस इंजेक्ट करते हैं। जहाँ पे ट्यूबरकुलिन ने आपने इंजेक्ट किया है उसके इर्द गिर्द इस तरह एक लाइन ड्रा करते हैं। क्या करते हैं? लाइन, एक सर्कल ड्रा करते हैं। और इस सर्कल के अंदर हम फिर ट्यूबरकुलिन देने के बाद चेंजेस देखना चाहते हैं। वो क्या चेंजेस हो सकती है कि जहाँ पे ट्यूबरकुलिन दी है, आया वो एरिया रेड होता है कि नहीं? नंबर 2, वो एरिया हार्ड होता है कि नहीं? वो एरिया पेनफुल होता है कि नहीं? इन साइंस को देखने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं? मोंटोस टेस्ट। तो हम क्या इंजेक्ट करते हैं? ट्यूबरकुलिन। अब आप लोग कहोगे कि कितने वक्त के बाद हम ये साइंस देखेंगे? 48 से कितने घंटे के बाद? 72 आवर। आज हमने ट्यूबरकुलिन लगाए है, पेशेंट को 2 दिन बाद बुलाते हैं टू चेक दैट एरिया फॉर हार्डनेस, टू चेक दैट एरिया फॉर रेडनेस एंड टू चेक दैट एरिया फॉर टेंडरनेस। अगर ट्यूबरकुलिन देने के बाद ये सिम्टम मौजूद थे 2 या 3 दिन के बाद, इट मीन द पेशेंट इज सेंसिटिव फॉर टीबी। तो फिर इसके अंदर टीबी के अलामात है, इसलिए उस बंदे का चेस्ट एक्सरे करना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? अगर ट्यूबरकुलिन देने के बाद ये रेडनेस, टेंडरनेस और पेन ये चीजें ना आए, कितने घंटे के बाद?
48 से 72 आवर के बाद, इसका मतलब द पेशेंट इज नॉट एक्सपोज टू दी ट्यूबरकुलोसिस। क्लियर है कि नहीं? ये स्पेसिफाई नहीं करता, लेकिन ये हमें सिर्फ क्या देता है, सेंसिटिविटी देता है। तो ट्यूबरकुलिन के बाद इस सिम्टम का आना साइन ऑफ एक्सपोजर टू टीबी, और ये टीबी की एक्सपोजर तब होता है जब पेशेंट को कौन सी सेंसिटिविटी हो, टाइप 4। क्लियर है? अब आखिर में नेक्स्ट देखिए ट्रांसप्लांट रिजेक्शन या ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। ट्रांसप्लांट रिजेक्शन के अंदर दो चीजें, हमने हाइपर एक्यूट पढ़ा था कि नहीं, इसमें लेके ये ट्रांसप्लांट एक्यूट प्लस क्या हो सकता है, क्रोनिक। कल के लेक्चर में डिस्कस करूंगा डिटेल से कि ट्रांसप्लांट रिजेक्शन क्या है और इसकी मेन पॉइंट कौन कौन सी हो सकती है। तो प्लीज फॉर मी टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर हम एक ऑर्गन अभी ट्रांसप्लांट करें और पेशेंट अभी वार्ड में पड़ा है और वार्ड में विद इन मिनट उसके अंदर पेन आ जाए और उसका रंग बिल्कुल तब्दील हो जाए और एक्सरे बताए कि जो ऑर्गन आपने ट्रांसप्लांट किया वो क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, मिनट के अंदर अंदर, वो हाइपर एक्यूट रिजेक्शन है। वो क्या है, हाइपर एक्यूट। लेकिन अगर हम कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करें और वो रिजेक्ट हो जाए मंथ के अंदर, किसके अंदर, मंथ के अंदर, वो एक्यूट है। लेकिन अगर सालों बाद रिजेक्ट हो जाए तो वो क्या है, क्रोनिक है। तो हाइपर टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी, बट एक्यूट प्लस क्रोनिक रिजेक्शन इज टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। क्लियर है? वी विल डिस्कस इट। अब यहाँ पे प्लीज एक एमसीक्यू याद रखें, टाइप 1 रिकॉल करें। टाइप 1 किस वजह से था, आईजी, वेरी गुड। टाइप 2 IgGR IgM, टाइप 3 IgG IgM, चाहे 1 2 3 उसमें एंटीबॉडी का रोल है कि नहीं? द ओनली हाइपर सेंसिटिविटी वेयर नो एंटीबॉडी हैज अ रोल, दैट इज टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। इसमें एंटीबॉडी की बजाय जो रोल है वो किस सेल का है, वो टी सेल का होता है। ये एमसीक्यूज भी आता है कि द ओनली हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जहाँ पे एंटीबॉडी का रोल नहीं है वो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी है। इट मेक सेंस, ये सारे एमसीक्यूज है एग्जाम में आते हैं। मैं आखिर में आसान करने के लिए एक छोटी सी जनाब चीज बताने लगो, फिर खत्म करते हैं। देखें, अगर मैं यहाँ पे 4 टीज की बात करूँ, कितने टीज की, 4 टीज। टीज याद रखे, द फर्स्ट टी का मतलब ये है कि ऐसा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो किस सेल से होती हो, टी सेल से। तो 4 का मतलब वो कौन सी सेंसिटिविटी है, टाइप 4 है। इधर देखे प्लीज, 4 मीन टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी में कितने टीज आने चाहिए, 4। First T means this allergy is T cell mediated, number 1. Number 2, ये तब होता है टच टू द ऑब्जेक्ट। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम टच करें और उस ऑब्जेक्ट की शेप बॉडी पे बन जाए रेशेस की शक्ल में, तो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है। क्या है, कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट के लिए टच का होना जरूरी है कि नहीं? तो टचिंग द ऑब्जेक्ट कैन कॉज डर्मेटाइटिस, कॉन्टैक्ट। विच हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। नेक्स्ट टी का मतलब ऐसा टेस्ट जो हम किससे करें, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, तो कौन सा हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 4, जिसका दूसरा नाम मोंटो टेस्ट है। क्या है, मोंटो टेस्ट, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट। ट्यूबरकुलिन इंजेक्ट करते और फिर रेशेस के लिए देखते कितने घंटे के बाद, 48 से 72। और आखिरी टी पार्ट, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। आई थिंक कि अगर आप लोग इस तरह टीज याद रखेंगे, कितने टीज हो गए, 4। ये टी याद रखे तो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी नजर आती है। क्लियर है क्या नहीं? अब आखिर में याद रखे, चाहे टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी हो, टाइप 2, टाइप 3 या टाइप 4, एवरीवन इज बैड फॉर द बॉडी। एवरीवन इज बैड फॉर द बॉडी। अगर सबकी मैकेनिज्म ऑफ डैमेज क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है, बट आफ्टर ऑल एवरीवन इज डेंजरस फॉर द बॉडी। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन एक्ट एज अ एसिड फॉर द बॉडी। ये बॉडी के लिए क्या है, एसिड है, मतलब बैड है। एसिड इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय द बॉडी। तो देखे, ए का मतलब ये है कि ऐसा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जिसमें एटोपिक रिलेशन हो। क्या चीज हो, एटोपिक का मतलब, हाँ जी, किसी चीज को एक्सपोज हो और वो बंदा जेनेटिकली एक्सपोज हो तो उसको क्या कहते हैं, एटोपिक। तो कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी, तो ए फॉर एटोपिक रिलेशन और ए फॉर एक्यूट ऑनसेट। इसमें सिम्टम फिर जल्दी, किसी चीज को आप एलर्जिक है ना, जब भी जाते हैं तो आपकी रनी नोज हो जाती है। एक्यूट आता है तो आंसर विल बी विच हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 1। याद है कि नहीं? ओके। फिर ऐसा हाइपर सेंसिटिविटी जिसमें डैमेज साइटोटॉक्सिक हो। क्या हो, साइटोटॉक्सिक। साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी कौन सी है, हाँ जी, टाइप 2 होती है। क्लियर है कि नहीं? फिर आखिर में आई स्टैंड फॉर इम्यून मीडिएटेड। इम्यून कॉम्प्लेक्स है, इम्यून मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी क्या थी, हाँ जी, टाइप 3, जिसमें एंटीजन एंटीबॉडी इम्यून कॉम्प्लेक्स बनता है
तो वो टाइप 3 है। ये स्पेसिफिक टू द ऑर्गन, सिस्टेमिक, ये क्या होता है सिस्टेमिक। और डी स्टैंड फॉर डिलेड। ऐसा हाइपर सेंसिटिविटी जो डिलेड होता है वो क्या है, टाइप 4 होता है। इफ यू रिमेंबर द एसिड इट विल रिकॉल यू द स्पेसिफिक वर्ड फॉर एवरी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो टाइप 1 इज एटोपिक, टाइप 2 इज साइटोटॉक्सिक, टाइप 3 इज इम्यून मीडिएटेड एंड टाइप 4 इज डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी। इसमें अगर हम देखें तो दैट इज बिकॉज ऑफ विच एंटीबॉडी, IgE, that is IgM, IgG, this is IgM, IgG, and that is T cell. Actually, the only hypersensitivity reaction where antibody has no role, type 4 hypersensitivity, इसमें रोल सिर्फ किस सेल का होता है, T सेल का होता है। I think it's clear ना? ओके, ये खत्म हो गए। कल से इंशाल्लाह हम ट्रांसप्लांट रिजेक्शन पढ़ेंगे और इसके बाद ऑटो एंटीबॉडीज के कुछ डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो इस तरह की इम्यूनोलॉजी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकली भी काम आएगी, लैब के अंदर भी आती है और ये पैथोलॉजी के लिए भी होती है, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह कल फिर हम ट्रांसप्लांट रिजेक्शन की तरफ जाएंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। 12:45 पे इंशाल्लाह कल क्लास स्टार्ट होगी और क्लिनिकल वाले ब्रेक करें, ठीक है।